Hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will start a new chapter, matrices. थर्ड चैप्टर है आपकी फर्स्ट बुक का. इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स और काफ़ी जल्दी समझ में आ जाएगा. इसकी स्टार्टिंग बहुत इजी है, आगे जाकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है जब हम इन्वर्स वगैरह फाइंड करते हैं, बट वो आगे की बात है. बात करते हैं मैट्रिसेस के ऊपर कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, क्या इसका यूज़ क्या है. ठीक है, यूज़ भी बताऊंगा आपको, फिर इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. बट उससे पहले एक चीज़, ये जो मैट्रिसेस वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है. कौन सा वर्ड है? प्लूरल. इसका सिंगुलर होता है हमारे पास मैट्रिक्स. इसका सिंगुलर जो वर्ड है वो है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस. बात समझ में आई? तो पहले तो मैं आपको इसका यूज़ बताऊं कि इसका यूज़ एक्चुअल में है क्या. आपने 9th में, 10th में और 11th में भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है. जैसे 9th 10th में आपने ऐसा कुछ सीखा था. सपोज मान लीजिए दो इक्वेशन है, x + 2y = 10 एंड लेट्स से 2x + 3y = 20. अगर मैं आपसे कहूँ सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व कर सकते हैं ना आराम से. क्यों? क्योंकि आपको इसको सॉल्व करने की टेक्निक पता है. आपने क्लास 10th में 3 मेथड पढ़े हैं. सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, एलिमिनेशन पढ़ा है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है. देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी. लेकिन अगर मान लीजिए 3 वेरिएबल होते और 3 इक्वेशंस होती, 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन, लेट्स से सपोज मान लीजिए ऐसा होगा x + y + z = 10, 2x + 3y + 4z = 5, let's say 3x + 4y - z = let's say 6. ऐसे रैंडमली मैंने लिख दी है. ठीक है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है. अब मैं आपसे कहूँ उसको सॉल्व करिए. अब कैसे सॉल्व होगा? थोड़ी बहुत उठा पटक करोगे, सब्स्टिट्यूशन वगैरह करोगे तो भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकता. सॉल्व तो आप तब भी इसको कर सकते हैं, बट टाइम ज्यादा लगेगा. टाइम बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि 3 वेरिएबल है इस बार. ठीक है, सॉल्व तो हो जाएगा बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा. अगर 4 वेरिएबल होते, 4 इक्वेशंस होती फिर तो भी सॉल्व हो जाती, लेकिन और टाइम ज्यादा लगता और ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती उसके अंदर. 5 वेरिएबल होते, 5 इक्वेशंस होती फिर तो प्रॉब्लम खड़ी थी हमारे सामने बहुत बड़ी. 2 वेरिएबल तक तो चलो ठीक है, बहुत फटाफट आंसर हम निकालना सीख चुके हैं. प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप सीख चुके हो. लेकिन जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते हैं तो अब जो डिफिकल्टी वो बढ़ जाती है इक्वेशंस को सॉल्व करने में. ये रीजन था कि हम कॉन्सेप्ट लेके आए क्या? मैट्रिक्स का. कौन सा कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया? मैट्रिसेस का. तो पता क्या चला? पता ये चला कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनको सॉल्व करने का काम करती है कौन? मैट्रिक्स. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके देती है कौन? मैट्रिक्स सॉल्व करके. मैट्रिक्स सॉल्व करके हमें बहुत इजीली आंसर प्रोवाइड कर देती है. तो जितना टाइम इसमें लगेगा ना 3 वेरिएबल को सॉल्व करने में, मैट्रिक्स से बहुत जल्दी उसका आंसर आ जाता है. बात समझ में आई कि एक्चुअल में मैट्रिक्स क्या काम करके देगी? आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके देगी. क्लियर है यहाँ तक अच्छे से कि इसका यूज क्या? एक यूज तो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, अब अगर बात करें लीनियर इक्वेशंस की, तो आपने 9th 10th में काफी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी है. काफी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं. उन वर्ड प्रॉब्लम्स को आप पढ़ते थे, समझते थे, उसके बाद आप इक्वेशन फॉर्म करते थे. इक्वेशन फॉर्म करने के बाद फिर उसको सॉल्व करते थे. तो जो वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलती थी वो एक तरीके से मैं यूं कह सकता हूं कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती थी. उस इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से रीड आउट करके इक्वेशन बनाते थे. तो अगर मैं यूं कहूं कि किसी इंफॉर्मेशन को जो आपको लीनियर इक्वेशंस बना के देती है उसको मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, तो गलत नहीं होगा, ऐसा कहा जा सकता है. अब बात आ गई इंफॉर्मेशंस के ऊपर. तो पता ये चला कि किसी इंफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए लेट्स से 3 फ्रेंड है. 3 फ्रेंड ले लेते हैं. सपोज मान लीजिए 3 फ्रेंड हैं. एक है राजू और एक है काजू और एक है पाजू. ठीक है, 3 फ्रेंड हैं. थोड़े से फनी नाम मैंने यूज किए हैं, राजू, काजू एंड पाजू. और हो सकता है किसी के नाम हो, घर में हम निकनेम रख देते ना बच्चों के. सपोज तो राजू, काजू और पाजू. ठीक है, सपोज मान लीजिए राजू के पास लेट्स से 3 कार है. कितनी कार है इसके पास? 3. तो राजू हैज
3 cars, ठीक है। राजू के पास कितनी कार है? 3 कार है, ठीक है। और लेट्स से इसके पास 2 बाइक है, 3 तो कार है और 2 बाइक्स हैं, ठीक है। जो काजू है, लेट्स से इसके पास 5 कार्स हैं एंड 1 बाइक, एक बाइक है इसके पास। पाजू ये थोड़ा अमीर घराने का है, ठीक है। इसके पास सपोज 10 कार है, 10 कार्स हैं और 5 इसके पास बाइक है। तो एक तरीके की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, मैंने बताया कि भाई 3 दोस्त हैं और इनके पास इतनी नंबर ऑफ कार्स और इतनी नंबर ऑफ बाइक्स हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए मैंने तरीका क्या यूज किया? मैंने स्टेटमेंट्स यूज किए, मेरे को टाइम ज्यादा लगा, स्टेटमेंट्स यूज किए मैंने यहाँ पर। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने थोड़ा शॉर्ट करके बताया। भाई एक तरीका तो बताने का ये हो गया, इस तरीके से मैं बता सकता हूँ इंफॉर्मेशन को। अब इस इंफॉर्मेशन को लिखने में मेरा टाइम वेस्ट हुआ, इसको मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करा। मैंने इसको शॉर्ट कैसे करा? मैंने इस बार यहाँ पे तो नाम लिख दिए, यहाँ पे कार्स लिख दी और यहाँ पे बाइक लिख दिया, ठीक है। नाम हमारे पास है राजू, काजू और पाजू, ठीक है। कार कितनी है? 3, 5, 10, 3, 5, 10, ठीक है। बाइक्स कितनी है? 2, 1 और 5। बात सुनाई? सेम इंफॉर्मेशन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बट दूसरे तरीके से। पहले स्टेटमेंट लिखे थे, अब थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया। बात सुनाई? मुझे थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन कंपैरेटिवली कम टाइम लगा, ठीक है। अब मैंने इसको और शॉर्ट करा, इसको और शॉर्ट करा ताकि टाइम और कम लगे मुझे। तो मैंने इस बार क्या काम किया? मैंने बस इस बार ऐसा लिख दिया 3, 5, 10, 2, 1, 5 ऐसा लिख दिया और इसको मैंने ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया। ऐसा लिख दिया, सिर्फ सिंपल नंबर लिख दिए हैं और उसको एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर दिया? क्लोज कर दिया है। तो अब इंफॉर्मेशन और शॉर्ट में मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। बात समझ में? यहाँ पर ऑलरेडी अंडरस्टैंड है कि भाई ये जो चीज है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? नंबर ऑफ कार्स को, और ये जो चीज है नंबर ऑफ बाइक्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो चीज रेडी हुई है, इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसी को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। अभी मैं आपको प्रॉपर अच्छी खासी इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और आपको नोट भी करनी है वो डेफिनेशन। बट अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मैट्रिक्स एक्चुअल में कैसे, मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, काम क्या करती है मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है अच्छे से? पहले मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स यूज की जाती है और लीनियर इक्वेशन जो है कनेक्टेड होती है किसी ना किसी इंफॉर्मेशंस के साथ। तो ऐसा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेके समझाया कि भाई कोई इंफॉर्मेशन थी, उसको मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात समझ में आ गई अच्छे से? इसके अलावा स्टूडेंट सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, काफी अदर फील्ड्स में भी मैट्रिक्स का बहुत अच्छा खासा रोल रहता है। इकोनॉमिक्स में इसका अच्छा खासा रोल है, कंप्यूटर साइंस में इसका बहुत अच्छा रोल है। इवन आपने सुना हो क्रिप्टोग्राफी, जिसमें कोडिंग इनकोडिंग वगैरह करते हैं, एक कोडिंग मैसेज भेजा जाता है, तो उसमें भी इस मैट्रिक्स का बहुत अच्छा खासा यूज होता है। भाई कंप्यूटर में एक प्रोग्राम सेट करके कंप्यूटर में आप फिट कर दो, वो मैट्रिक्स पे प्रोग्राम फिट कर दिया, वो सॉल्व करता हुआ आपको आंसर देता चला जाएगा। तो काफी सारी फील्ड्स में इसका बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो पढ़ना ही है, इवन मैथमेटिक्स के बाहर भी अगर चले तो बहुत यूजफुल होती है मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? बट मैथमेटिक्स में अभी फॉर द टाइमिंग आप याद रखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करते हैं। क्लियर है अच्छे से? अब मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूं, इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। मैट्रिक्स ये क्या है? एक तरीके की मैट्रिक्स ही है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे बात करते हैं कि भाई कैसे डिफाइन कैसे करेंगे मैट्रिक्स को। सुनिएगा ध्यान से कहानी और नोट भी कर लीजिएगा डेफिनेशन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डेफिनेशन मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होती है? इट इज एन ordered rectangular array of numbers or functions। अब ये क्या लिख दिया? ये डेफिनेशन का मतलब क्या है? मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। अब यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है एरे। एक्चुअल में ये कंप्यूटर साइंस का वर्ड होता है स्टूडेंट्स, एरे। एरे का मतलब होता है टू स्टोर द एलिमेंट्स।
ऐसी चीज जो एलिमेंट्स को स्टोर करके रखती है उसको हम क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। एक तरीके से सारणी होती है ना, टेबल टाइप यू कह सकते हो आप एक तरीके से, बट ये एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस का वर्ड होता है एरे, जो एलिमेंट्स को स्टोर करने का काम करता है। बात समझ आ गई। अब यहाँ पर वर्ड क्या लगा है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर इन द सेंस कि जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो हम ब्रैकेट जो यूज करते हैं वो ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, इसलिए रेक्टेंगुलर वर्ड यूज किया होता है। इसके अंदर एलिमेंट स्टोर्ड रहते हैं, इसके अंदर एलिमेंट रहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, सपोज मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 ऐसा लिखा हुआ है। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये एक रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर क्यों, क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स हमने लगाए हैं एक तरीके से रेक्टेंगुलर शेप के हैं, ठीक है। एरे क्यों, क्योंकि एलिमेंट को स्टोर किए हुए हैं। बात समझ आ गई। अब एलिमेंट यहाँ पर नंबर भी हो सकता है और कोई फंक्शन भी हो सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। अब यहाँ पर ये जो नंबर है या कोई फंक्शन भी हो सकता है, सच एज sin x, cos x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, कोई भी अदर चीजें जैसे x, y, z कुछ भी हो सकता है अंदर, ठीक है। तो ये जो अंदर ये जो चीजें होती हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज। तो मैं इसी को कंटिन्यू कर देता हूं। Numbers and functions are called element और entries भी बोलते हैं इसको, entries of matrix। बात समझ में आ गई कि अंदर जो भी चीज होगी उसको या तो आप एलिमेंट बोलें या फिर आप उसको एंट्रीज बोले। एलिमेंट ज्यादा यूज किया जाता है, एंट्रीज जो है बहुत रेयरली यूज होता है, बट बोल सकते हैं एंट्रीज भी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी कि ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब जिस तरीके से आपका कुछ नाम है, मेरा भी कुछ नाम है, तो इसको क्यों गुम नाम रखें, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। तो जब भी हम मैट्रिक्स को नेम प्रोवाइड करते हैं तो कैपिटल लेटर में उसको कोई नाम दिया जाता है। सपोज मान लीजिए मैंने इसको क्या बोल दिया, कैपिटल ए। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप डिनोट करते हो तो आप यूज करेंगे कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कैपिटल ए यूज किया है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो अभी तक मैंने आपको दो बातें बता दी हैं कि मैट्रिक्स का यूज क्या है और मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स ही है, ये एक तरीके की क्या है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स क्या होती है वो डेफिनेशन मैंने आपको पूरी क्लियर कर दी है। एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स स्टोर्ड रहते हैं, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पहले से पता है कि भाई जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड रोज। इनको क्या बोलते हैं, हम रोज बोलते हैं। ये भी रो है, ये भी रो है और ये भी रो है। सपोज ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। तो हॉरिजॉन्टल्स आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल, वर्टिकल्स क्या कहलाते हैं, कॉलम्स। तो ये कॉलम फर्स्ट है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम 2 एंड कॉलम थर्ड। तो हॉरिजॉन्टल्स को रोज बोलेंगे और वर्टिकल्स को कॉलम्स बोलेंगे। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये भी एक रो है और ये भी एक रो है। तो कितनी रोज हो गई, दो तो यहाँ पे रोज हैं। कॉलम कितने हो गए, 1 2 3, तीन क्या हो गए आपके पास कॉलम। सपोज C1 C2 C3। सपोज ये रो है R1 और R2। तो दो रोज है हमारे पास और तीन कॉलम्स हैं। बात समझ आई। हॉरिजॉन्टल्स को रोज बोलोगे और वर्टिकल्स को कॉलम्स बोलेंगे। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई, रोज और कॉलम्स, इससे हमें पता चलता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं क्या है, ये समझ में आ गया, नोट कर लेना इसको। चलिए भाई, अब बात करते हैं ऑर्डर पे। देखिए भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, और जैसे मैंने अभी लिखा था 1 2 3 4 5 6, सपोज ऐसा लिखा हुआ है। कितनी रोज हैं, तो हॉरिजॉन्टल कितने हैं इसमें, 3 हॉरिजॉन्टल हैं, तो रोज कितनी हो गई 3। तो रोज तो कितनी हो गई 3। कॉलम कितने हैं 1 2, दो कॉलम हैं, तो इनटू 2। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज
इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे यहां पर 3 तो रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या हो गया 3/2। इसको रीड आउट कैसे करते हैं 3/2, रीड आउट ऐसे किया जाएगा इसको 3/2। ठीक है भाई, अच्छा तो ये तो बात हो गई ऑर्डर की कि ऑर्डर क्या होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। याद रखिएगा पहले रोज आती हैं देन कॉलम्स आते हैं, इसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते कि आपने पहले कॉलम लिख दिया बाद में रोज लिख दिया, फिर वो अलग उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग बदल जाता है फिर उसका। तो जनरली क्या होता है नंबर ऑफ रोज पहले आती है, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में आते हैं। आई होप यहां तक समझ में आपके आ गया होगा। अब यहां पर एक चीज, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ ये जो 1 लिखा हुआ है ये कौन सी रो में है और कौन से कॉलम के अंदर है। तो आप क्या देखोगे, पहली तो रो है और पहला कॉलम है, मतलब ये जो 1 लिखा हुआ है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ ये कौन सा वाला एलिमेंट है, तो आप देखोगे कि पहली तो रो है और कॉलम दूसरा है। ये सपोज ये R1 हो गई रो 1, ये R2 हो गई रो 2 और ये R3 हो गई थर्ड रो। कॉलम की अगर बात करें तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले एलिमेंट की, तो ये कौन सी रो में है कौन से कॉलम में है, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, आपसे पूछिए कि भाई बताओ ये वाला ये कौन सा वाला एलिमेंट है, तो आप क्या देखोगे रो कौन सी है थर्ड रो है और कॉलम कौन सा है सेकंड कॉलम है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट कौन सा वाला हुआ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं थर्ड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब हम मैट्रिक्स को जनरलाइज करेंगे। क्या करेंगे जनरलाइज करके लिखेंगे। भाई ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया जिसमें अंदर नंबर लिखे हुए हैं। अब जो मैट्रिक्स जो होती है इसकी जनरल फॉर्म क्या है, तो पहले बात करते हैं जनरल फॉर्म पर, देखिएगा ध्यान से। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सपोज मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A, यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो पहली रो पहली कॉलम में रहेगा, तो हम उसको डिनोट करते हैं A11 से। फिर आएगा A12, फिर A13, फिर इधर आएगा A21, A23। मैं इसका मीनिंग अभी बताऊंगा आपको। A23, A22 आएगा, A23, A31, A32, A33। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला जो एलिमेंट है ये पहली रो में है और पहले कॉलम के अंदर है, इसलिए क्या लिखा हुआ है 1 1। ये वाला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम के अंदर है, इसलिए क्या लिखा हुआ है पहली रो दूसरा कॉलम। यहां पे क्या लिखा हुआ है पहली रो और थर्ड कॉलम तीसरा वाला कॉलम है। सिमिलरली अगर इस पे बात करें तो इसका मतलब क्या है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तीसरी तो रो है और कॉलम कौन सा है सेकंड कॉलम है। बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं थोड़ा आगे, सपोज मान लीजिए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर m/n है, तो अपन यहां पे लिख लेते हैं लेट अस कंसीडर a matrix of order m/n। इस बार ऑर्डर मैंने क्या लिया m/n। इसका मतलब जो रोज हैं वो m है और जो कॉलम्स हैं वो n है। कितनी रोज हैं m रोज हैं, कॉलम कितने हैं n कॉलम है। तो अब इस चीज को यहां पर सेट करना है, तो देखिएगा ध्यान से। ये तो फर्स्ट रो चली रही है, तो फर्स्ट तो रो है, कॉलम कौन सा हो गया लेट्स से nth कॉलम हो गया। ठीक है भाई, कॉलम कितने हो गए n कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड 4 5 6 अप टू n कॉलम हो गए। चलिए भाई यहां पर चलेंगे आगे, तो ये हो जाएगा सेकंड कॉलम सेकंड रो चल रही है और कॉलम n हो जाएगा। यहां पर अगेन थर्ड चल रही है और कॉलम n। अब अगर मैं इसको नीचे एक्सटेंड करता हूं, इन सबको नीचे अगर एक्सटेंड करते हैं तो यहां से चलते चलते रोज कितनी लेनी है, रोज हमें लेनी है m, टोटल नंबर ऑफ रोज m लेनी है। तो यहां पे कितना हो जाएगा a m। कॉलम कौन सा है फर्स्ट कॉलम है, तो साथ में क्या आएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इधर, तो अब यहां पर कॉलम तो सेकंड है, रोज कौन सी है m,
कॉलम सेकंड, यहां पर चलेंगे तो m और 3 और अप टू यहां पर आते आते a m n, और यहां पर हम इसका ऑर्डर लिखते हैं m by n। कोई भी मैट्रिक्स हो उसके कॉर्नर में, कॉर्नर पर, जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स है तो इसके यहां पर कॉर्नर पर इसका ऑर्डर लिखा जाता है। सपोज अगर मान लीजिए 2 by 3 की मैट्रिक्स है तो 2 by 3 ऑर्डर यहां पे लिखेंगे। ऑर्डर का मतलब कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म है वो ये होती है। बात समझ में आई? मैंने सब कैसे बना दिया, बस आपको ये याद रखना है m तो रोज लेनी है, मतलब 1 2 3 4 अप टू m रोज। कॉलम कितने हैं n, तो कहां तक चलोगे 1 2 3 4 5 अप टू n कॉलम्स तक। तो इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स रेडी हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो आपको ये याद रखना है। सपोज ऐसा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि 833 का मतलब ये एलिमेंट कौन सा वाला है, थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। अब सपोज मान लो मैं आपसे पूछूं भाई बताओ A52, इसका क्या मतलब निकलेगा? A52 का इसका मतलब निकलेगा कि ये जो एलिमेंट है ये फिफ्थ रो में है और सेकंड कॉलम के अंदर है, फिफ्थ रो एंड सेकंड कॉलम। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि मैट्रिक्स की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है। अब जो एलिमेंट है, ये सारे जो एलिमेंट हैं इसको भी हम जनरलाइज कर सकते हैं, इसकी भी जनरल फॉर्म लिखी जा सकती है। कैसे देखिएगा, या मैं इधर बता देता हूं। देखिए सर, यहां पर A11 12 13 इस तरीके से एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो जनरली हम रोज को I से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। I स्टैंड्स फॉर रो एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो एलिमेंट है, मतलब जो जनरल फॉर्म जो होगी एलिमेंट की, जनरल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या होगी? वो होती है A I J, और इस तरीके से हमने उसको क्लोज कर दिया। कोई भी मैट्रिक्स जो है वो, किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट इस फॉर्म के अंदर रहता है, A I J। I J का मतलब I जो रोज को रिप्रेजेंट करेगा और जो J है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको 3-4 बातें बता दी हैं। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स में जो भी मैंने आपको बताया कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, इसमें हम रोज और कॉलम्स का यूज करते हैं, उस पर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से A, इसमें है 2 3 4 5 6 7। अब मैं आपसे पूछूं बताओ इसका ऑर्डर क्या है, तो आप ऑर्डर कैसे बताओगे? ऑर्डर के लिए आप कितने क्या देखोगे, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। रोज कितनी है? 2 रोज हैं, 1 and 2, तो 2 तो रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर हुआ 2 by 3। ऑर्डर क्या हुआ? 2 by 3। अब जिस ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा था वो ये है कि अगर हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स पता चल जाता है। मतलब मैं आपसे पूछूं भाई बताओ कितने एलिमेंट हैं, तो आप काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट हैं किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। और अगर मैं इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो मुझे 6 ही मिलेगा, 2 3 6, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, एक छोटा सा नोट अगर अपन बात करें नोट पे, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स is equals to m into n, where m क्या है? m is number of rows and n क्या है? number of columns। बात समझ में आई? जैसे यहां पर मैं आपसे पूछूं कितने एलिमेंट हैं, तो आप इनके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। 2 3 6। सपोज मान लीजिए मैं आपसे पूछूं भाई बताओ कि इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3। अच्छा पहले तो इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर क्या है? कितनी रोज हैं? पूछता था ना कितने आदमी हैं, तो बताओ कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं, 1 2 3।
याद रखना, जल्दबाजी में हमारी आंखें देखती कुछ और है, जुबान बोलती कुछ और है। जल्दबाजी मतलब एक रो है, एक रो नहीं है, 3 रोज हैं। कितनी रोज हैं? 3, 1 2 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 1। अब 1 आएगा, एक ही कॉलम है, इंटू 1। बात समझ आई? तो एलिमेंट कितने हुए? 3 इंटू 1 इज 3 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको निकालना है तो आप सिंपल ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स, दैट इज 3। बात समझ में आ गई अच्छे से? अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रो पार्ट था स्टूडेंट्स, और इंट्रो पार्ट में बस मैंने आपको ये बताया कि मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, प्लस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हैं। बहुत इजी है। फिर हम मैट्रिक्स का कैलकुलेशन करना सीखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो देखेंगे ये सब, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।